हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है, फॉर एग्जांपल बैंक, एसएससी, रेलवेज, एमपीएससी, जितनी भी सरकारी एग्जाम्स होती है सभी में करंट अफेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि 4 या 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका जो ये सब्जेक्ट है काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे उसको क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है, किस राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन की हाल ही में शुरुआत की है? तो ये अभियान शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन पूरे देश में भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर राज्य के जो वरिष्ठ लोग हैं यानी कि बुजुर्ग लोग हैं वह संकट की इस घड़ी में घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए मेडिसिन यानी कि दवा है, किराने का सामान है और जितनी भी अन्य जरूरी वस्तुएं हैं वो लाने में वह असमर्थ है। तो वह एक हेल्पलाइन नंबर उनको दिया गया है, उसे अगर वो डायल करेंगे तो जो भी वस्तुएं, मेडिसिन वगैरह वो जो चाहते हैं उनको घर पर जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। कभी आपसे पूछ ले कब मिला है, तो ये मिला है 25 अगस्त 2019 को। इसके अलावा यहाँ पे 2 राजधानियाँ हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर जो राजधानी रहती है वो रहती है श्रीनगर और शीत ऋतु के अंदर यहाँ की जो राजधानी रहती है वो रहती है जम्मू। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला एरिया था उसको भी जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा मिल गया है। और यहाँ पर जो भाषा चलती है जम्मू कश्मीर में वह चलती है उर्दू, यहाँ की राजकीय भाषा है उर्दू। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डे है ये, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है? ये 1995 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1995 को पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी यूनेस्को के द्वारा, एक आम सभा बुलाई गई थी। उसी में डिसाइड किया गया था कि पूरे विश्व में हर साल जो है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस जो है मनाना है। ठीक है, तो क्यों मनाया जाना है, इसका कारण क्या है? क्योंकि यूनेस्को के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जितने भी प्रसिद्ध, पूरे विश्व के जितने भी प्रसिद्ध और जाने माने लेखक हैं और उनके जो जन्म दिवस है और वो पुण्यतिथि है वह पूरे विश्व में जो है वो याद रखी जाए। उन्हें लोग याद रखें कि उनके द्वारा इतना अभूतपूर्व जो ग्रंथ है वो लिखा गया है और अच्छी अच्छी किताबें जो है वो लिखी गई है। तो उन्हीं के स्मरण में हर साल जो है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक है एड्री अजोले और यूनेस्को का जो गठन है वो हुआ था 4 नवंबर 1946 को और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हाल ही में 23 अप्रैल को मनाया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली? ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक अभी हाल ही में सौदा हुआ है। तो ये फेसबुक कंपनी जो है अमेरिका की, उसने रिलायंस जियो के अंदर अपनी 9.99 लगभग 10% हिस्सेदारी जो है वो परचेस कर ली है। तो इसमें क्या हुआ है, ये कितने में हुआ है सौदा है? लगभग 5.7 अमेरिकी डॉलर में हुआ है ये। और अगर भारत के हिसाब से इसका मूल्य देखें तो 43,574 करोड़ रुपए के अंदर ये सौदा हुआ है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अमेरिका की जो टेक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है फेसबुक, इसने रिलायंस जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपने जो है 9.99% हिस्सेदारी जो है इन्होंने खरीद ली। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मार्क जुकरबर्ग और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो क्लियर है आपको एक क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी परचेस की है? तो ये परचेस कर ली है फेसबुक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है PV सिंधु, इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। PV सिंधु की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, PV सिंधु एकमात्र भारतीय है जिन्होंने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और ऐसा करने वाले ये एकमात्र भारतीय है।
तो पीवी सिंधु को BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो एक IM बैडमिंटन अभियान है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1934 को, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पॉल एरिक हॉयर लॉर्सन, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है पीवी सिंधु। चलिए मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पीवी सिंधु के ऊपर एक हाल ही में भी 4 या 5 दिन पहले एक किताब लिखी गई है। उस किताब का अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा हर साल जो है विश्व अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इसके अलावा अंग्रेजी दिवस के साथ साथ स्पेनिश दिवस जो होता है, कौन सा दिवस? स्पेनिश दिवस। वो स्पेनिश दिवस भी जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा और भी जो है डे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा विश्व अंग्रेजी दिवस और स्पेनिश दिवस तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। अरबी भाषा दिवस है, ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा चीनी भाषा दिवस, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। चीनी भाषा दिवस जो ये हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश दिवस मैंने आपको बता दिया, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंच दिवस भी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंच दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। इसके अलावा रूसी डे भी मनाया जाता है। रूसी दिवस मनाया जाता है हर साल 6 जून को, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। एक बार और मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। विश्व अंग्रेजी दिवस और स्पेनिश दिवस ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। अरबी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। चीनी दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को और फ्रेंच डे मनाया जाता है 20 मार्च को। रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को और स्पेनिश और अंग्रेजी दिवस एक बार और बता देता हूँ 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो मैं बता दूं आपको, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है और ईरान का यह पहला सैनिक उपग्रह है, ठीक है। और इसका नाम है नूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ईरान की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, ईरान की जो राजधानी वो है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति है हसन रूहानी और यहाँ पर जो राजभाषा चलती है वो चलती है फारसी, ठीक है। तो नूर एक उर्दू शब्द है, तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में किसे IMM का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? IMMA का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको और ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मोटरसाइकिल, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग और A फॉर एसोसिएशन, यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हाल ही में नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये बनाया गया है राकेश शर्मा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है हाल ही में 2020 की जो है सूची जारी कर दी गई है, तो इस सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार जो है कई वर्षों से यानी कि 4 वर्ष से लगातार जो है पहले पायदान पर रहा है नार्वे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नार्वे की जो कंडीशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है, पहले नंबर पर है ये, क्योंकि यहाँ पर प्रेस को बहुत ज़्यादा आज़ादी है, यानी कि उनको पूरी छूट दी गई है कि आप अगर किसी भी चीज़ को छाप रहे हैं तो उसमें अगर गलत है तो उसको आपको जरूर प्रसारित करना चाहिए। तो नार्वे के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल की गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब होता है कि उस देश के जो मीडिया है, पत्रकार है, प्रेस है, उसको कितनी आज़ादी है। तो ऐसी स्थिति में नार्वे जो है लगातार टॉप पर रह रहा है। सेकंड स्थान पर अगर हम बात करें, सेकंड स्थान पर कौन रहा है? तो सेकंड पर रहा है फिनलैंड, ठीक है, ये 2 नंबर पर रहा है। और तीसरे स्थान पर इसमें रहा है डेनमार्क, थर्ड है। तो पहले पे नार्वे, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे पे डेनमार्क। भारत की स्थिति अगर आपसे पूछ ले कि भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितने नंबर पर रहा है, तो भारत रहा है 142 नंबर पे, ठीक है। 142 स्थिति भारत ने जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हासिल की है। इसके अलावा पिछले वर्ष जो इसका नंबर था वो था 140, तो और 2 पायदान खिसक गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति, और अब है वो 142 नंबर पर, ठीक है।
लॉकडाउन के चलते हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गेट गो अभियान की जो है शुरुआत करी? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे कॉलेजेस है और कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये सभी बंद है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का नुकसान ना हो, तो इसलिए कर्नाटक की जो सरकार है उन्होंने हाल ही में गेट गो अभियान की जो है शुरुआत की है। ये अभियान जो है जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, फॉर एग्जांपल नीट एग्ज़ाम है और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, उनको आयोजित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है गेट गो अभियान। ठीक है, तो इसके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज की जाएगी ताकि बच्चों का जो है नुकसान नहीं हो। कर्नाटक की बात आई तो मैं बता दूं, कर्नाटक के जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री है उनका नाम है PS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल है वाजुभाई वाला और कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। ठीक है, जिसको हम स्पेस सिटी यानी कि सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की घोषणा की है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो है अभी सरकार बदल गई है। पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जो 22 विधायक है उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, यानी कि उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली और पार्टी बदल करके वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो बीजेपी में जाने से अल्पमत में हो गई थी कांग्रेस की सरकार और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई है। और कांग्रेस की सरकार जब थी तब इनके मुख्यमंत्री थे श्री कमलनाथ जी और बीजेपी की सरकार में लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए जो मुख्यमंत्री बने वो बने श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10। अब हम हमारे स्टैटिक जीके के ऊपर लौटते हैं। हमारा जीके का आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो भारत में स्थित है? ठीक है, यानी कि पूरा विश्व जो है, उस पूरे विश्व में से जो है भारत कितना हिस्सा जो है वो कवर करता है? तो ये करता है 2.42%। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। और अगर आपसे कुल क्षेत्रफल पूछ ले तो मैं आपको बता दूं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरे भारत का क्षेत्रफल। और अगर आपसे परसेंटेज पूछ ले तो वो है 2.42%। और अगर आपसे वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो भारत में जो है प्रति 10 वर्ष के अंतराल के बाद जो जनगणना की जाती है। तो इसके पहले जनगणना हुई थी 2011 में। ठीक है, 2011 में जनगणना होने के बाद 10 वर्ष इसमें आप जोड़ लीजिए, तो अब जो जनगणना होगी वो अगले साल यानी कि 2021 में इसके जो है पूरे आंकड़े आएंगे। तो 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। मैं बता दूं आपको कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या कितनी आंकी गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें भारत की जनसंख्या थी 121.08 करोड़। ओके, और भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 17.5% यानी कि 17.5% जो है वो कवर करती है। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर है चीन। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। जनसंख्या की बात आ रही तो मैं बता दूं आपको, जनसंख्या दिवस जो हर साल भारत में 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जनसंख्या का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, वो अगर आपसे पूछ ले तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ये भी याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, भारत का अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछे तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे लिंगानुपात पूछ ले तो वो है 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, यानी कि भारत का लिंगानुपात है 943 जरूर याद रखिएगा। और जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष अगर आपसे पूछ ले तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष है वो है 1921 1921, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी तो वो हुई थी 1872 में। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में नियमित जनगणना जो है कब स्टार्ट हुई थी तो वो हुई थी 1881 में। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की जो ऊर्जा का अपार स्रोत है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है उसका प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है सूर्य के अंदर, उसी के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो निकलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिजन। मैं बता दूं आपको, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है यानी कि इसका जो रासायनिक संगठन होता है वो होता है हाइड्रोजन प्लस हीलियम। इन हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा होती है। और जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम है नाभिकीय संलयन, जरूर याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म हॉट यानी कि गर्म और चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो ये ग्रह है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है, जबकि बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी इसको हम बोल सकते हैं बृहस्पति को। ठीक है, सूर्य के नजदीक अगर आपसे ग्रह पूछ ले तो वो है बुध।
अगला प्रश्न है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से भारत से मतलब बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, बांग्लादेश ये एक देश है, इससे घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है? ठीक है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, ये राज्य है त्रिपुरा। आज मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो मैंने आपसे दो क्वेश्चन आज पूछे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, पीवी सिंधु की किताब आई है हाल ही में 1-2 दिन पहले, उसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और लॉकडाउन चल रहा है तो आप प्लीज़ घरों में रहिए, यानी कि स्टे होम एंड पढ़ाई कीजिए खूब। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।